मैं ऋषिराज और इस वीडियो में हम लोग जो मिसलेनियस का जो टॉपिक है कौन सा तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और उतना मार्क्स का ये 1 या 2 क्वेश्चन इससे आएगा। तो इसमें हम लोग कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट PYQ है उसको हम लोग देखेंगे। उसको मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है और क्वेश्चन यहीं से आते हैं इस टॉपिक से। तो इसमें कुछ फैक्ट है 7 पेज का, ये सारा ध्यान में रखना। और इसमें मैंने PYQ लेटेस्ट करंट अफेयर का भी कुछ फैक्ट को ऐड कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ये है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1966, इसको क्या बोलते हैं तो अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं, इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 253 उसके तहत ये लाया गया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फिर नेक्स्ट आ जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट आ जाता है क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क। क्या प्रोवाइड करता है? लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ प्लांट एंड एनिमल कंसिस्टिंग ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ प्रोटेक्शन। तो ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कोई भी प्लांट और एनिमल के लिए। लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और प्लांट के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट में है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो है ये इनेक्टेड किया गया था टू रेगुलेट द डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो उसमें कौन सा एक्ट लगेगा? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इसमें लगेगा अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करना चाहता है। नेक्स्ट आ जाता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये पास किया था टू मेंटेन द होलसम ऑफ वाटर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो वाटर बचाने के लिए और पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? वाटर एक्ट 1974। वाटर एक्ट 1974 ये प्रिवेंशन और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आया था 1974 में। नेक्स्ट आ जाता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो एयर पॉल्यूशन के लिए 1981 में आया था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, स्पेसिफिकली टारगेट द कंट्रोल ऑफ एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन के लिए 1981 में आया था, याद रखना है। एयर पॉल्यूशन के लिए 1981, वाटर पॉल्यूशन के लिए 1974, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए 1980 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए 1972। नेक्स्ट आ जाता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये इनेक्टेड टू कंजर्व बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड इंश्योर फेयर बेनिफिट शेयरिंग। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 आया था, इनेक्ट किया गया था टू कंजर्व बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बचाने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 आया था। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 एस्टैब्लिश द एनजीटी फॉर अ स्पीडी डिस्पोजल ऑफ इन्वायरमेंट केसेस। तो इन्वायरमेंट केसेस को स्पीडी डिस्पोजल के लिए पेंडिंग ना हो उसके लिए एनजीटी एक्ट 2010 आया था। स्पीडी डिस्पोजल ऑफ इन्वायरमेंट केसेस को देखने के लिए यह आया था। फिर आया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये क्लासिफाई किया फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी, प्रोटेक्टेड कैटेगरी और विलेज फॉरेस्ट में। ये फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा। पहला जो था फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 1927 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा। पहला रिजर्व, दूसरा प्रोटेक्टेड, तीसरा जो है विलेज फॉरेस्ट। फिर क्या आता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ये रिकॉग्नाइज किया है ट्राइबल राइट। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है इसका नोडल एजेंसी है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है 2006 में आया था। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था। ये ट्राइबल लोग को फॉरेस्ट यूज करने के लिए दिया जाता है। इसको कौन देखता है?
इसका नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक लायबिलिटी। पब्लिक लायबिलिटी पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 ये प्रोवाइड कर देता है इमीडिएट रिलीफ टू पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट व्हाइल हैंडलिंग हजार्डियस सब्सटेंसेस। अगर कोई हजार्डियस सब्सटेंसेस को हैंडल कर रहा है तो उसके लिए इंश्योरेंस का काम करता है। इंश्योरेंस का काम करता है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। सपोज कोई जैसे हजार्डियस सब्सटेंसेस, सपोज सिलेंडर डिलीवरी कोई कर रहा है और रास्ता में आते आते वो फट गया, तो जो एजेंसी है, एजेंसी वाले को वो उसको उस पर्सन को एक्सीडेंटल रिलीफ के लिए कुछ प्राइज मनी और उसको रिलीफ देना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो ये आता है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में ये हजार्डियस सब्सटेंसेस से को हैंडल करने में अगर किसी के साथ एक्सीडेंट होता है तो उसको उसके इंश्योरेंस के लिए है। नेक्स्ट आ गया ओनरशिप ऑफ वाइल्ड लाइफ। एज पर द 1972 एक्ट वाइल्ड लाइफ एनिमल आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ओनरशिप ऑफ द वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ का मतलब किसका प्रॉपर्टी होता है, तो सरकार का प्रॉपर्टी है। ये 1972 का जो एक्ट था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, उसके तहत ये जो है जितने भी जंगली जानवर है ये सरकार की संपत्ति है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी ऑफ एनिमल एक्ट 1960। ये जो है एनिमल लोग के साथ जो अत्याचार होता है, कोई छत से कुत्ता को गिरा देता है, कोई जानवर को मार रहा है, उसका वीडियो वायरल हो गया, तो उसमें ये एक्ट लग सकता है एनिमल एक्ट 1960। एनिमल एक्ट प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। ये लेजिस्लेशन एम एट प्रिवेंटिंग द इन्फ्लिक्शंस ऑफ अननेसेसरी पेन ऑन द सफरिंग ऑन एनिमल। तो कोई भी जानवर का जो पेन और सफरिंग होता है उसको उससे बचाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 में लागू होता है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में हम लोग का 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसका जी पॉइंट में 51 ए का जी में क्या दिया हुआ है, इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट। तो 51 ए का जी में क्या है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 48 का ए में दिया हुआ है मैंडेट द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका ड्यूटी है, मतलब मान्य नहीं है लेकिन सरकार का कर्तव्य है कि और मैंडेट है कि इन्वायरमेंट का सेफगार्ड करना, इन्वायरमेंट को बचाना और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करना। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का किस में है, तो 48 ए में है। नेक्स्ट आ जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो ट्रांसफर फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स टू द कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसको दोनों में लेके आ गया है, फॉरेस्ट को और वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स को दोनों में आ जाएगा, मतलब स्टेट लिस्ट का भी पार्ट है और सेंट्रल का भी पार्ट है, तो इसको दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में लेते आ गया। कब लेके आया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। जो है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इंक्लूड द राइट टू ए क्लीन एनवायरनमेंट। तो आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ जो है, अगर किसी इंसान को क्लीन एनवायरनमेंट मिल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बोला अगर किसी को क्लीन एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है तो उसका राइट टू लाइफ का उल्लंघन है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन और प्रोटोकॉल। इसमें क्या क्या हुआ था, जैसे कि रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, ये इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल ऑफ वेटलैंड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रामसर कन्वेंशन किसके लिए था, तो वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए था, ये याद रखना है। और कब पास हुआ था रामसर कन्वेंशन, तो 1971 में पास हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है स्टॉकहोम कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पास हुआ था। द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूएनईपी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद ही यूएनईपी का फॉर्मेशन हुआ था। तो पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो इन्वायरमेंट के ऊपर में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1922। फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस अगर बोलेगा, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट कौन था जिसके कारण से यूएनईपी को बना, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। सिटीज 1975 क्या है, तो कन्वेंशन
ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। अगर कोई भी वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना जो कि इंडेंजर्ड है उसका अगर इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा तो उसके लिए एक कन्वेंशन, एक संधि साइन हुआ था। सिटीज सिटीज का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो 1975 में सिटीज पास हुआ था। इसमें फ्लोरा और फाउना जो है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उसका कोई ट्रेड नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब पास हुआ था? तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पास हुआ था। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पास हुआ था। ये ग्लोबल एग्रीमेंट है टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय पासिंग आउट CFC। तो ओजोन लेयर जो है उसको बचाने के लिए 1987 में, डेट याद रखना, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन लेयर को बचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। इसमें ग्लोबल एग्रीमेंट साइन हुआ था अलग अलग कंट्री के बीच में कि CFC को कम यूज करना है, क्योंकि CFC से जो ओजोन लेयर जो होता है वो पतला होता है। तो नेक्स्ट आता है बेसल कन्वेंशन। तो 1983 में कंट्रोल द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डियस वेस्ट के लिए बेसल कन्वेंशन हुआ था 1989 में। जो हजार्डियस वेस्ट है उसका जो है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ना हो और डिस्पोजल ना हो। जैसे पाकिस्तान का हजार्डियस वेस्ट कुछ न्यूक्लियर टेस्ट किया, उस एरिया का कोई भी वेस्ट वगैरह अगर इंडिया में डंप कर देता है तो ये करना इलीगल है। तो इसका बात किसमें हुआ था? तो बेसल कन्वेंशन 1989 में। बेसल कन्वेंशन 1989 में हुआ था कि हजार्डियस वेस्ट को जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट और डिस्पोजल ना किया जाए। नेक्स्ट आता है अर्थ समिट रियो 1992। अर्थ समिट कब कहाँ पे हुआ था? तो रियो में हुआ था। रियो कहाँ? ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो जो है ब्राजील का पुराना कैपिटल था, अब ब्राजीलिया हो गया। तो अर्थ समिट रियो में हुआ था 1992 में। द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED प्रोड्यूस 21 एजेंडा। तो 21 एजेंडा को प्रोड्यूस किया था अर्थ समिट रियो में 1992 में। अर्थ समिट रियो में 1992 में एजेंडा 21 प्रपोज हुआ था। तो अगर पूछेगा एजेंडा 21 कहाँ प्रपोज हुआ था, तो अर्थ समिट रियो में जो हुआ था 1992 में। नेक्स्ट आ जाता है क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ये इंटरनेशनल ट्रीटी था टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए कौन सा हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्रीन हाउस गैस का इमिशन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। कार्तागाना प्रोटोकॉल 2000 में क्यों हुआ था? तो फोकसेस ऑन बायो सेफ्टी रिगार्डिंग लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जैसे वायरस वगैरह या कुछ भी मॉडिफाइड जानवर, पुराना डायनासोरस टाइम का, तो उसका रिगार्डिंग के लिए बायो सेफ्टी मतलब वो सारा बायो सेफ्टी में आता था। तो इतना याद रखना, कार्तागाना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी के लिए था। कार्टागिना प्रोटोकॉल 2000 में पास हुआ था बायो सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट आ जाता है स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 एक ग्लोबल ट्रीटी था टू एलिमिनेट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट POPs को कम करने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हुआ था। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट मतलब POPs को एलिमिनेट करने के लिए एक ग्लोबल ट्रीटी साइन हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में साइन हुआ था। तो स्टॉकहोम इसके लिए POPs के लिए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को एलिमिनेट करने के लिए ग्लोबल ट्रीटी साइन हुआ था। नेक्स्ट आता है नागोया प्रोटोकॉल 2010 में साइन हुआ। ये रिलेटेड टू एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो नागोया प्रोटोकॉल 2010 में साइन हुआ था। नागोया प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था? 2010 में। रिलेटेड किससे? एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जेनेटिक रिसोर्सेज जो है, जेनेटिकली अगर कोई कुछ डेवलपमेंट कोई कंट्री करता है तो उसका बारे में नॉलेज वर्ल्ड को शेयर करे, उसके लिए नागोया प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था, रिलेटेड टू एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। नेक्स्ट आता है मिनीमाता कन्वेंशन। तो 2013 में ये साइन हुआ था। मिनीमाता बीमारी होता है मरकरी का पॉल्यूशन से। तो डिजाइन टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ऑफ मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का
जो पॉल्यूशन होता है मर्क्यूरी के कारण, जो वाटर में मर्क्यूरी का कंटेंट बढ़ जाता है या कहीं का एरिया में, तो मर्क्यूरी का कन्वेंशन के लिए मिनीमाता कन्वेंशन हुआ था 2013 में। मिनीमाता कन्वेंशन मर्क्यूरी का इमिशन को रोकने के लिए हुआ था 2013 में। नेक्स्ट होता है रॉटरडैम कन्वेंशन। रॉटरडैम कन्वेंशन कवर द प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट PIC फॉर सर्टेन हजार्डियस केमिकल इन ट्रेड। रॉटरडैम कन्वेंशन साइन क्यों हुआ था? तो अगर कोई भी सामान, अगर हजार्डियस केमिकल का अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो पहले से प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, प्रायर इन्फॉर्म और कंसेंट लेना पड़ेगा, तब फिर वो हजार्डियस केमिकल का ट्रेड कर सकता है। तो उसके लिए रॉटरडैम कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यूएनईपी। यूएनईपी जो है ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ? नायरोबी केनिया में। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कब स्टैब्लिश हुआ था? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। तो कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? नायरोबी केनिया में। CPCW न्यू दिल्ली, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टैब्लिश अंडर द वाटर एक्ट 1974। तो वाटर एक्ट 1974 के अंडर में CPCW का स्टैब्लिशमेंट हुआ न्यू दिल्ली में। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली में। कब स्टैब्लिश हुआ था? तो वाटर एक्ट 1974 के अंडर एस्टेब्लिश हुआ था। WCCB न्यू दिल्ली, CCB का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। WCCB का मतलब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो वाइल्ड लाइफ में जो क्राइम होता है, जंगल में जो क्राइम, जो जानवरों के प्रति जो होता है वाइल्ड लाइफ के प्रति, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। यह स्टेटूटरी बॉडी टू कॉम्बैक्ट वाइल्ड लाइफ क्राइम। तो एक स्टेटूटरी बॉडी है, स्टेटूटरी बॉडी है जो कि कॉम्बैक्ट करता है वाइल्ड लाइफ क्राइम को। नेक्स्ट आ जाता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1962 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड स्टैब्लिश हुआ था। ये जो है अपना शिफ्टेड फ्रॉम चेन्नई टू बल्लभगढ़। तो चेन्नई से बल्लभगढ़ ये अपना शिफ्ट कर लिया हेडक्वार्टर। बल्लभगढ़ कहाँ है? तो हरियाणा में। बल्लभगढ़ हरियाणा में है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड कब स्टैब्लिश हुआ था? 1962 में। इसका हेडक्वार्टर बल्लभगढ़ है, हरियाणा में। नेक्स्ट आ जाता है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता में है। ये नोडल एजेंसी फॉर प्लांट टेक्सोनॉमिकल रिसर्च। तो प्लांट टेक्सोनॉमिकल रिसर्च का नोडल एजेंसी कौन है? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। इसका नोडल एजेंसी है फॉर प्लांट टेक्सोनॉमिकल रिसर्च। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देहरादून में। रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइनियल स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? जो हर 2 साल में आता है। तो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देहरादून में। नेक्स्ट आता है नीरी। नीरी का नागपुर में हेडक्वार्टर। नीरी का फुल फॉर्म नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र। IPCC जनेवा, जनेवा IPCC का हेडक्वार्टर जनेवा में है। IPCC का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। स्टैब्लिश हुआ था 1988 में। 1988 में IPCC जनेवा में स्टैब्लिशमेंट हुआ था बाय WMO और UNEP मिल के इसको बनाया था IPCC, WMO और UNEP। नेक्स्ट करंट और कुछ मिसलिनियस है। तो करंट और कुछ मिसलिनियस देख लेते हैं। ग्लोबल बिग कैट समिट। तो ग्लोबल बिग कैट समिट टू बी होस्ट बाय इंडिया। इंडिया होस्ट कर रहा है ग्लोबल बिग कैट समिट 2026। ग्लोबल बिग कैट समिट कौन होस्ट कर रहा है? तो ग्लोबल बिग कैट समिट इंडिया होस्ट कर रहा है। ग्लोबल बिग कैट समिट इंडिया होस्ट कर रहा है कब? 2026 में। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंडिया लेड अलायंस टू कंजर्व 7 बिग कैट। तो इंडिया जो है लेड कर रहा है 7 बिग कैट को बचाने के लिए। टाइगर, लायन, लिपर्ड, स्नो लिपर्ड, चीता, जैगुआर और पूमा को बचाने के लिए इंडिया जो है बिग कैट अलायंस को, ये 7 बिग कैट को कंजर्व करने के लिए। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंडिया लेड अलायंस टू कंजर्व 7 बिग कैट। फिर नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया प्लांट कमीशन एट कंडाला पोर्ट, गुजरात।
तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंडिया जो है फर्स्ट है जो कि मेक इन इंडिया प्लांट कमीशन किया है एट कंडाला पोर्ट गुजरात में। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया प्लांट कमीशन एट कंडाला पोर्ट गुजरात में। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंडिया पहला है जो कि मेक इन इंडिया प्लांट कमीशन किया है। कहाँ पे? इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया प्लांट कमीशन एट कंडाला पोर्ट गुजरात। तो अब कंडाला पोर्ट गुजरात से ग्रीन हाइड्रोजन जाएगा। इंडिया का खुद का बना हुआ प्लांट है ये कंडाला पोर्ट गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क जो है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आई थिंक एमपी में है कूनो नेशनल पार्क। ये साइट ऑफ इंडिया फर्स्ट चीता सफारी। तो चीता सफारी के लिए जो है साइट कौन सा है? फर्स्ट चीता सफारी के लिए साइट कौन है? कूनो नेशनल पार्क। न्यू रामसर साइट बिहार का कौन कौन सा न्यू रामसर साइट है? अब टोटल 98 रामसर साइट हो गया है। एक पटना वाला, पटना रामसर साइट नाम है पटना, लेकिन वो है यूपी में, और एक और है। तो एक और जो है वो आप कमेंट नीचे करेंगे। 98 जो टोटल रामसर साइट हो गया। तो न्यू रामसर साइट, गोकुल रिजर्व और उदयपुर लेक जो है ग्रांटेड किया है रामसर स्टेटस। ये बिहार में है दोनों। नेक्स्ट आता है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ किससे रिलेटेड है? तो ग्लोबल मूवमेंट फॉर लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूस बाय इंडिया। तो भारत इंट्रोड्यूस किया मिशन लाइफ। तो ग्लोबल मूवमेंट फॉर लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पंचामृत। पंचामृत क्या है? इंडियाज 5 पॉइंट क्लाइमेट एक्शन प्लान अनाउंस एट कोप 26। तो कोप 26 में इंडिया 5 पॉइंट जो है क्लाइमेट के लिए अनाउंस किया है, उसका नाम है पंचामृत। मियावाकी मेथड, मियावाकी मेथड क्या है? जापानीज एफॉरेस्टेशन टेक्निक यूज्ड बाय एसईसीएल इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का एसईसीएल जो है मियावाकी मेथड यूज कर रहा है, किस लिए? मतलब एफॉरेस्टेशन टेक्निक के लिए। इंपॉर्टेंट डेट कुछ देख लेते हैं। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 22 मई ये वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये 22 मई को मनाया जाता है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर में सारा पीवाईक्यू देखेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या होता है? रेफर टू ए वैरायटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इकोसिस्टम। तो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या होता है? रेफर टू द वैरायटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ, जितना भी लाइफ है अर्थ में, इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसका इकोसिस्टम। तो ये सारा इंक्लूड होता है बायोडाइवर्सिटी में। टर्म जो बायोडाइवर्सिटी है पहली बार फर्स्ट यूज बाय, तो पहली बार कौन यूज किया था बायोडाइवर्सिटी वर्ड? तो वाल्टर जी रोसन पहली बार बायोडाइवर्सिटी वर्ड का यूज किया था। इकोलॉजी, इकोलॉजी का जो टर्म है, टर्म क्वाइन बाय तो अर्नेस्ट हैकेल जो है 1966 में इकोलॉजी का टर्म को क्वाइन किए थे। इकोलॉजी टर्म कौन क्वाइन किए थे? तो अर्नेस्ट हैकेल 1866 में अर्नेस्ट हैकेल जो है पहली बार इकोलॉजी शब्द यूज किए थे। इकोसिस्टम जो है टर्म प्रपोज कौन किया था? इकोसिस्टम को शब्द जो है टर्म जो है कौन प्रपोज किया था? तो एजी टैंसले 1935 में, एजी टैंसले 1935 में इकोसिस्टम टर्म को प्रपोज किया था। नेक्स्ट आता है डीप इकोलॉजी, टर्म यूज्ड बाय द एर्नी नेइस। तो डीप इकोलॉजी टर्म कौन यूज करता है? तो एर्नी नेइस। नेक्स्ट आ जाता है इकोलॉजिकल नीस। तो इकोलॉजिकल नीस क्या होता है? डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म फिजिकल स्पेस एंड इट्स फंक्शनल रोल, नो टू स्पीसीज शेयर द एग्जैक्ट सेम नीड्स। तो इकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है? डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म फिजिकल स्पेस और इट्स फंक्शनल रोल। उसका फिजिकल स्पेस और उसका फंक्शनल रोल को इकोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं। और दो स्पीसीज जो है सेम एग्जैक्ट नीड्स को शेयर नहीं करता है। नो टू स्पीसीज शेयर द एग्जैक्ट सेम नीड्स। नेक्स्ट आता है
इकोटोन, इकोटोन क्या होता है? ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टेंट इकोसिस्टम, उसको इकोटोन बोलते हैं। जैसे मैनग्रूव्स और मार्शलैंड, ये दोनों एक इकोटोन है। नेक्स्ट आता है कीस्टोन स्पीसीज, ये स्पीसीज दैट डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी अदर स्पीसीज विदाउट इट्स इकोसिस्टम, विथ इट्स इकोसिस्टम, इसको कीस्टोन स्पीसीज। एक ऐसा स्पीसीज जो डिटरमाइन करता है एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी अदर स्पीसीज, उसी को बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। नेक्स्ट आता है वर्टेकर, वर्टेकर डाइवर्सिटी स्केल, ये सजेस्ट कौन किया था? वर्टेकर 1972 में। इसमें 3 डाइवर्सिटी में बांटा था। पहला अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा मतलब लोकल डाइवर्सिटी, बीटा मतलब डाइवर्सिटी बिटवीन हैबिटेट्स, डाइवर्सिटी बिटवीन हैबिटेट मतलब बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी में टोटल लैंडस्केप डाइवर्सिटी को गामा डाइवर्सिटी बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट में है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो बायो जियोग्राफिक रीजन विथ हाई स्पीसीज रिचनेस एंड एंडीमिज्म दैट आर थ्रेटेन विथ डिस्ट्रक्शन, इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो बायो जियोग्राफिक रीजन एक ऐसा बायो जियोग्राफिक रीजन जिसमें बहुत हाई स्पीसीज और रिचनेस है, और इंडिमिज्म दैट आर थ्रेटेन विथ डिस्ट्रक्शन, और कुछ ऐसा इंडिमिज्म है जो कि खतरे में है डिस्ट्रक्शन के कारण, उसी को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। क्राइटेरिया क्या है? मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 इंडेमिक वस्कुलर प्लांट स्पीसीज, कम से कम 1500 इंडेमिक वस्कुलर प्लांट स्पीसीज हो। have lost at least 70% of its primary vegetation, 70% अपना प्राइमरी वेजिटेशन को लॉस कर दिया, उसको बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलेंगे। कॉन्सेप्ट ओरिजिन कौन किया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का? तो ओरिजिनेटेड बाय नॉर्मन मायर्स 1988 में। नॉर्मन मायर ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट दिया था। इंडियन हॉटस्पॉट जो है 4 है। पहला एक हिमालयन रीजन में है, दूसरा इंडो बर्मा रीजन में, तीसरा वेस्टर्न घाट में है, चौथा सुंदालैंड जो कि अंडमान निकोबार में है। तो इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है, एक अंडमान निकोबार में है, ठीक है, और एक हिमालयन रीजन में है, एक इंडो बर्मा रीजन में, एक वेस्टर्न घाट में है। तो ये 4 जो है बायोडाइवर्सिटी इंडिया का है। हॉटेस्ट हॉटस्पॉट अगर बोलेगा इंडिया का, तो वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट जो है इंडिया का हॉटेस्ट, वेस्टर्न घाट क्या है? इंडिया का हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट आ जाता है लेजिस्लेशन और इंस्टीट्यूशन जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इंडियन पार्लियामेंट में 2002 में पास हुआ था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इंडियन पार्लियामेंट में 2002 में पास हुआ था। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए स्टैब्लिश 2003 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 2003 में। कहाँ पे? चेन्नई में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्ट हुआ था 1972 में। इसमें कंटेन है टोटल 6 शेड्यूल फॉर वेरिंग लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था इनैक्ट? तो 1972 में। इसमें 6 शेड्यूल कंटेन 6 शेड्यूल फॉर द वेरिंग लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? तो 1 अप्रैल 1973 में। 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, 1 अप्रैल 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च हुआ था। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB एक स्टैट्यूटरी बॉडी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एनिमल वेलफेयर बोर्ड इंडिया जो है स्टैब्लिश किया था 1962 में, हेडक्वार्टर चेन्नई में है। नेक्स्ट आता है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ये पब्लिश करता है रेड डाटा बुक फॉर द प्लांट। तो अगर बोलेगा रेड डाटा बुक प्लांट के लिए कौन पब्लिश करता है? तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर जिसका कोलकाता में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इसका कहाँ पे लोकेटेड है? तो हैदराबाद में है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी। इसमें और कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि रेड डाटा बुक ये पब्लिश करता है IUCN के द्वारा। इसमें लिस्ट होता है इन डेंजर और थ्रेटेन स्पीसीज के बारे में होता है रेड डाटा बुक में। अगर एग्जाम में पूछे रेड डाटा बुक को कौन पब्लिश करता है, तो IUCN। डुगोंग सी काऊ, डुगोंग सी काऊ जो है एक हर्बीवोरस मराइन मैमल है जो कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे में मिलता है।
ये एक वर्नेबल स्पीसीज है, ये एक वर्नेबल स्पीसीज है। ये डुगोंग सी काऊ एक हर्बीवोरस मराइन मैमल है जो कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे में मिलता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। प्राइमरली मिलता है डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में। तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में वहां पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है। लाल चंदन रेड सैंडर ये इंडेमिक ट्रीज स्पीसीज है। ये ईस्टर्न घाट साउथ इंडिया में मिलता है। साउथ इंडिया का ईस्टर्न घाट मतलब इस साइड मिलता है लाल चंदन रेड सैंडल। ये एक इंडेमिक ट्रीज है जो कि साउथ इंडिया में मिलता है ईस्टर्न घाट में। नेक्स्ट आ जाता है लायन टेल मैकैक बंदर। ये भी इंडेमिक है और ये वेस्टर्न घाट में मिलता है। एग्जांपल जैसे कि साइलेंट वैली में लायन टेल मैकैक बंदर इंडेमिक स्पीसीज है, वेस्टर्न घाट में मिलता है। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ये इको लोकेशन का यूज करके नेविगेशन करता है और जाता है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। नेक्स्ट आता है संगई। संगई क्या है? तो मणिपुर ब्रॉ एंटीलेटर्ड डियर इंडेमिक टू केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये भी इंडेमिक है संगई और ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में मिलता है मणिपुर में। एक तरह का डियर है। नेक्स्ट आता है ऑलिव रिडल टर्टल। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट क्या है? गहीर माथा मरीन सेंचुरी में पाया जाता है उड़ीसा में। तो गहीर माथा मरीन सेंचुरी में ऑलिव रिडल टर्टल मिलता है उड़ीसा में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेस्टिंग सेंटर, यहाँ सबसे ज्यादा अंडा देती है पूरा वर्ल्ड में कहीं ऑलिव रिडल टर्टल, तो ये यहीं पे उड़ीसा में देती है। कहाँ पे? गहीर माथा मरीन नेशनल पार्क उड़ीसा में जो है वहां पे ऑलिव रिडल टर्टल आती है हर साल। ग्रेट हॉर्नबिल ये जो है फाउंड इन द वेस्टर्न घाट में मिलता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी मिलता है। ये इसका स्टेटस वर्नेबल है। तो ग्रेट हॉर्नबिल वर्नेबल है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में और वेस्टर्न घाट में मिलता है। नेक्स्ट है इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज क्या होता है? तो प्रोसोपिस जूलीफोरा। प्रोसोपिस जूलीफोरा इज ए मेजर इन्वेसिव थ्रेट टू नेटिव बायोडाइवर्सिटी। तो एक नेटिव बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए एक इन्वेसिव है क्या? प्रोस्पिरिस जूलीफोरा, ये इन्वेसिव स्पीसीज है। इंटरनेशनल कन्वेंशन जो बायोडाइवर्सिटी वाला हुआ था उसको कुछ देख लेते हैं हम लोग। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन में सबसे पहले आता है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी। ये 1992 में रियो अर्थ समिट में साइन हुआ था। सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये साइन हुआ था 1992 रियो अर्थ समिट में। नेक्स्ट है काटागाना प्रोटोकॉल। ये बायोसेफ्टी के लिए था। ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का ट्रेड नहीं कर सकते। नागोया प्रोटोकॉल भी हम लोग देख लिए थे। ये एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए। नेक्स्ट सिटीज जो है सिटीज, ये वॉशिंगटन कन्वेंशन भी इसको बोलते हैं सिटीज को। ये रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज का 1975 में सिटीज आया था। रामसर कन्वेंशन भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ वेटलैंड का हुआ था 1971 में रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट आता है मोन्टेरेक्स रिकॉर्ड। ये रजिस्टर्ड ऑफ रामसर साइट फेसिंग इकोलॉजिकल थ्रेट ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण जो भी रामसर साइट है वहां पे इकोलॉजिकल जो थ्रेट हो रहा है उसके लिए मोन्टेरेक्स प्रोटोकॉल हुआ था। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 22 मई को। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्टेड एरिया और रिजर्व एरिया। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का जो है कौन सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना था। इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का कौन सा है? तो रन ऑफ कच्छ लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है और गल्फ ऑफ मन्नार जो है यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया हुआ लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम लॉन्च कौन किया था? तो यूनेस्को लॉन्च किया था 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम का जो है ये मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम का। नेक्स्ट है फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में जो है ऑन लोकटक लेक के अंदर जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क जो है गल्फ ऑफ कच्छ में है। 1982 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क। लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? सुंदरवन फॉरेस्ट जो है लार्जेस्ट
ग्रोव फॉरेस्ट है, सुंदरवन का वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट अब हम लोग क्लाइमेट चेंज का से रिलेटेड देख लेते हैं सारा क्वेश्चन, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा मिसलेनियस का। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ओरिजिन जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वाज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय जोसेफ फ्यूरोर। तो पहला बार ग्रीन हाउस गैस का जो है कॉन्सेप्ट जो है कौन दिया था, तो जोसेफ फ्यूरर दिया था। प्राइमरी काउज ग्रीन हाउस गैस का क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग इज द सेंचुरी स्केल राइजेस, global warming is the century scale rises of the earth average temperature primarily caused by the accumulation of greenhouse gas के कारण जो है अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का बढ़ रहा है वही कारण है ग्लोबल वार्मिंग का और क्लाइमेट चेंज का। मेन कंट्रीब्यूटर कौन कौन सा गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अप्रॉक्स 76% ऑफ द इफेक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग का कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। मोस्ट एबेंडेंट ग्रीन हाउस गैस अगर बोलेगा कौन सा है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, वाटर वेपर जो है मोस्ट एबेंडेंट ग्रीन हाउस गैस है, हैज ए पोटेंट हीट एम्पलीफाइंग इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, वाटर वेपर में पोटेंट हीट एम्पलीफाइंग इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है मेजर ग्रीन हाउस गैस का सोर्सेस क्या है, तो मीथेन CH4 जो है रिलीज करता है पैडी फील्ड से, पैडी फील्ड से मीथेन गैस रिलीज होता है। कोल माइन से भी मीथेन गैस रिलीज होता है। वेटलैंड से भी मीथेन गैस रिलीज होता है। डोमेस्टिक एनिमल जो गाय च्यूइंग करता है, कड को चबाता है, तो उससे भी, उसके मुंह से भी मीथेन गैस निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस है, इंक्लूड्स द यूज ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो नाइट्रोजनस बेस्ड फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उससे नाइट्रस ऑक्साइड आता है। नेक्स्ट आता है वाटर वेपर ट्रैप हीट but has short atmospheric resistance time compared to CO2। तो CO2 कंपेरिजन में क्या ट्रैप हीट को ट्रैप कर लेता है वाटर वेपर, बट हैज द शॉर्ट एटमोस्फेरिक रेसिडेंस। तो वाटर वेपर भी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP। ये CO2 इज द रेफरेंस गैस, CO2 इज द रेफरेंस गैस, GWP1 अदर गैस आर मेजर अगेंस्ट इट। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP कैसे नापते हैं, जैसे कि CO2 को रेफरेंस गैस के रूप में लिया जाता है उसको कंपैरिजन के लिए। तो GWP कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, तो 1 है, और अदर गैस को इसी के बेसिस पे मेजर किया जाता है। हाईएस्ट GWP जो है सल्फर हेक्साफ्लोरिन का होता है। SF6 है द हाईएस्ट GWP अमंग नोन सब्सटेंसेस। तो सबसे ज्यादा GWP किसका होता है, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड। नेक्स्ट आ जाता है कार्बन फर्टिलाइजेशन रेफर टू इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन फर्टिलाइजर क्या होता है, रेफर टू इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर में। तो अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो प्लांट का ग्रोथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आर्कटिक ग्रीनिंग, आर्कटिक ग्रीनिंग क्या होता है, द इंक्रीज इन वेजिटेशन ग्रोथ इन आर्कटिक रीजन इज एट्रीब्यूटेड एज टू ग्लोबल वार्मिंग। तो आर्कटिक एरिया में अगर ग्रीन पेड़ पौधा उगने लगेगा तो इसका मतलब बर्फ गल रहा है, बर्फ गल जाएगा तभी तो होगा। तो ये आर्कटिक ग्रीनिंग किसका साइन है, तो ग्लोबल वार्मिंग का साइन है। कोरल ब्लीचिंग राइज इन ओशियन वाटर टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर काउजिंग कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग होता है मतलब कि ओशियन का जो है टेम्परेचर हाई हो रहा है ग्लोबल, तो इससे क्या पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज के लिए जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल सबमिट और कन्वेंशन हुआ उसको देख लेंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, फिर इंडिया का एक्शन प्लान, फिर उससे रिलेटेड करंट अफेयर क्लाइमेट से। तो सबसे पहले आते हैं इंटरनेशनल प्रोटोकॉल सबमिट और कन्वेंशन में। तो सबसे पहला है UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हैज ड्रॉन एट द रियो अर्थ समिट 1992। तो UNFCC कहाँ हुआ था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज ड्रॉन एट रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, एडॉप्टेड 1997 में, इंडिया रेटिफाइड किया 2002 में, एम्ड एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस को इमिशन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था।
ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसमें टारगेटेड गैस ना 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, एक CO2, CH4, N2O, HFC, PFC और SF6, ये सारा टारगेटेड गैस था क्योटो प्रोटोकॉल में। फिर हुआ था पेरिस एग्रीमेंट COP 21 के दौरान, अडॉप्टेड इन 2015, एम टू लिमिट वार्मिंग वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, परसुइंग इफेक्ट फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस। साइनिंग हुआ था ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन अर्थ डे, तो अर्थ डे मनाने के लिए ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन अर्थ डे 22 अप्रैल 2016 को अर्थ डे मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, ये पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था। 2015 में जो है एडॉप्टेड, इसमें क्या अडॉप्ट किया कि हम लोग जो है अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री कम कर देंगे, बाद में 1.5 डिग्री कम कर पाया था। नेक्स्ट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये फोकसेस ऑन फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, CFC को कम करने के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में होता। कगाली एग्रीमेंट हुआ था, एन अमेंडमेंट ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू फेज डाउन द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC को कम करने के लिए कगाली एग्रीमेंट हुआ था। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ही अमेंड करके कगाली एग्रीमेंट हुआ था। अर्थ समिट 1992 में रियो डे जेनेरियो में हुआ था। इसमें प्रोड्यूस किया गया था एजेंडा 21, इन नॉन बाइंडिंग प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो 1979 जेनेवा में हुआ था। 1979 जेनेवा में फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म देख लेते हैं। IPCC कब स्टैब्लिश हुआ था, तो IPCC 1988 में स्टैब्लिश हुआ था बाय WMO और UNEP मिलके बनाया था IPCC टू प्रोवाइड साइंटिफिक असेसमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का साइंटिफिक असेसमेंट करने के लिए IPCC स्टैब्लिश हुआ था 1988 में। फिर नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन क्लाइमेट फंड, GCF सेटअप अंडर द UNFCC 2010 to support the developing nation in adaptation and mitigation। तो GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड किसके अंदर में सेटअप हुआ था, UNFCC 2010 के अंडर में सेटअप हुआ था क्या, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ताकि टू सपोर्ट डेवलपिंग नेशन इन अडॉप्टिंग एंड मिटिगेशन, जो भी डेवलपिंग नेशन है उसको क्लाइमेट चेंज को से बचने के लिए और बचाने के लिए वर्ल्ड को जो उसको हेल्प करेगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कॉन्सेप्ट फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल से आया था कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। हियर 1 क्रेडिट इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2 इमिशन, तो एक क्रेडिट, एक कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। फिर नेक्स्ट आता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, अलाउ डेवलप कंट्रीज टू फंड इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट टू डेवलपिंग नेशन। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, तो जो कंट्री ज्यादा फैक्ट्री लगाता है तो वो जो कंट्री में फैक्ट्री नहीं है उसको वो पैसा देता है ताकि वो पेड़ लगाए, उससे उसका कार्बन क्रेडिट को खरीदता है। तो यही क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, अलाउ डेवलप्ड कंट्रीज टू फंड इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग नेशन। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या हुआ था, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल यूज बाय लीडर्स टू क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल हुआ था, एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है क्या, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल अकाउंटिंग टूल है यूज बाय लीडर टू क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को मैनेज करना, कितना कौन कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है, उसका अकाउंटिंग टूल है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल में हुआ था। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ए मेजर ऑफ द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डैमेज कॉज्ड बाय टन्स ऑफ CO2 इमिशन, तो उसी को सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन बोलते हैं। जो कार्बन की वजह से जो इकोनॉमिक डैमेज होता है उसी को सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिया इनिशिएटिव एंड एक्शन प्लान, इंडिया का क्या क्या इनिशिएटिव और एक्शन प्लान रहा है क्लाइमेट चेंज। NAPCC इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में रिलीज हुआ था। तो इंडिया एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब रिलीज हुआ था, 2008 में। 8 मिशन ऑफ NAPCC, तो NAPCC में कितना मिशन था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में 8 मिशन था। पहला प्लान था सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, हर घर में सोलर लगाना, सोलर का ज्यादा यूज करना, तो नेशनल सोलर मिशन था। इनहैंस एनर्जी एफिशिएंसी को इनहैंस करना, सस्टेनेबल हैबिटेट वाटर मिशन,
सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये सारा NAPCC का 8 मिशन था, 8। नेक्स्ट आता है नेट जीरो टारगेट। तो नेट जीरो टारगेट क्या है? तो इंडिया हैज कमिटेड टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070। 2070 तक इंडिया टारगेट किया है कि नेट जीरो कार्बन इमिशन करेगा। नेक्स्ट पंचामृत के बारे में हम लोग पढ़े थे पहले। इंडिया का 5 फोल्ड क्लाइमेट एक्शन प्लान है जो कि अनाउंस हुआ था COP26 में। इंडिया 5 ठो पंचामृत कॉन्सेप्ट क्लाइमेट के लिए लेके आया था, क्लाइमेट चेंज से बचने के। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल बनाया गया, कब लॉन्च किया गया? 2002 में। ये एक सिंगल विंडो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस है इंडिया का। क्या है? तो इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, ये सिंगल विंडो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस है। नेक्स्ट आता है कुछ कुछ करंट अफेयर। जैसे COP30 कहाँ पे हो रहा है? तो बेलिम ब्राजील में हो रहा है। नवंबर 2025 में COP30 हुआ था बेलिम ब्राजील 2025 में। मिशन लाइफ क्या है? इंडिया लेड मूवमेंट फॉर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एक्शन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। मिशन लाइफ चलाया इंडिया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटरनेशनल ड्राउट रेजिलियंस अलायंस लॉन्च हुआ था बाय स्पेन एंड सेनेगल ड्यूरिंग COP27 के दौरान। इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस लॉन्च किया कौन? स्पेन और सेनेगल ड्यूरिंग COP27। फर्स्ट मूवर कोलिजन लेड बाय WEF एंड US टू कमर्शियलाइज जीरो कार्बन टेक्नोलॉजीज। तो फर्स्ट ग्लोबल कोलिजन कौन लीड किया था? WEF और US, ताकि कमर्शियलाइज कर सके जीरो कार्बन टेक्नोलॉजीज को। अर्तिक हाँ अरक्तिका M। और अरक्तिका M क्या है? तो रसिया के एक सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया है ताकि मॉनिटर कर सके आर्कटिक क्लाइमेट को। आर्कटिक क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए रसिया एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, आर्कटिका M। तुवालू माइग्रेशन। तो तुवालू माइग्रेशन क्या है? सिटीजन माइग्रेटेड तुलुव। तो तुलुव आइलैंड एक कंट्री है, तो तुलुव का लोग माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया चला गया है। क्यों? क्लाइमेट चेंज के कारण उसका आइलैंड जो है डूबता जा रहा है, इसीलिए। तो तुवालू माइग्रेशन इसी से रिलेटेड है। तो ये जो हम लोग का टॉपिक था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उसको अब हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पोर्ट्स, उसके बाद अवार्ड्स करेंगे मिसलेनियस का।